हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं ग्रीन गास और स्टोक थ्योरम, जो कि वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। तो गास ग्रीन स्टोक थ्योरम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हम लोग देखते हैं। देखिए, मैक्सिमम तो क्वेश्चन में वेरिफिकेशन का होता है, लेकिन तभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें यूज है कि एन इंटीग्रल व्हिच इज टू बी इवैल्यूएटेड अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड। अब कोई भी इंटीग्रल जो किसी कर्व के अलोंग इवैल्यूएट होता है, तीन इंटीग्रल होता है, एक आपका है लाइन, दूसरा सरफेस और तीसरा है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जो किसी कर्व के अलोंग इवैल्यूएट हुआ, अब कर्व में लाइन भी स्पेशल केस हो सकती है, तो कोई भी इंटीग्रल जो किसी कर्व के अलोंग इवैल्यूएट होता है उसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। अगर सरफेस के अलोंग इंटीग्रल जो है इवैल्यूएट होगा तो सरफेस इंटीग्रल, और कोई एक रीजन है उसके अलोंग इवैल्यूएशन हो जो कि किसी सरफेस से जो है बाउंडेड हो, तब उसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या है कि लाइन क्या कह रहा है कि एन इंटीग्रल व्हिच इज टू बी इवैल्यूएटेड अलोंग ए कर्व, इसका मतलब है कि ये लाइन इंटीग्रल होगा। पार्ट ए इज करेक्ट। अगला लिखा है ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन इज ए स्पेशल केस ऑफ। ये क्वेश्चन 2018 में आया भी है। ग्रीन थ्योरम किसकी पर्टिकुलर केस होती है? तो आपने पढ़ा है ग्रीन थ्योरम जो होती है इन प्लेन वो स्टोक की पर्टिकुलर केस होती है। अगर स्टोक थ्योरम में हम जो के कंपोनेंट होता है यानी एक्स वाई प्लेन का जो पार्ट होता है, अगर उसको लें तो वही ग्रीन थ्योरम ही होती है। इसका मतलब ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन क्या है? इज ए स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ एक इंटीग्रल आपके पास है अराउंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग ग्रीन थ्योरम से भी लगा सकते हैं। बाकी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी थ्योरम की कोई आवश्यकता नहीं लगाने की, आप इसका इवैल्यूएशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझो कि हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है x dy माइनस वाई डी एक्स, और कर्व क्या है? कर्व एक सर्कल दिया है। सर्कल आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इस कर्व का हम पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखें माने सर्कल का, तो x इक्वल टू होता है a cos t मींस a जो 1 है, y इक्वल टू a sin t चूंकि a 1 है। ये हो गया। t की लिमिट कहां से कहां तक होती है? चूंकि ये सर्कल पूरी सर्कल की बात हो रही है तो 0 टू 2 पाई। बस इसी से आप डायरेक्ट इवैल्यूएट इसका कर सकते हैं। बाकी इसको हम लोग ग्रीन थ्योरम से भी लगा सकते थे। तो ये हो गया 0 टू 2 पाई। x के प्लेस पर क्या रखना है? cos t, और यहाँ dy का मतलब क्या हो गया? sin t का डिफरेंशिएशन cos t dt दोनों में रहेगा, हटा लेते हैं। y के प्लेस पे sin t, और dx माने इसका डिफरेंशिएशन, तो cos t का माइनस sin t dt। और देखिए एकदम डायरेक्ट हम लोग इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। cos t cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, इंटीग्रेशन इसका t हो गया, और लिमिट रखा आपने तो आया 2 पाई। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है कि फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस एस डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डीएस। कह रहा है कोई भी क्लोज सरफेस अगर एस है तो आप ये बताओ उसके लिए इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो क्लोज्ड सरफेस अगर एस है तो सरफेस आपको ये सोचना होगा कि इसमें कौन सी थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गास डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन होता है। आपको पता है कि अगर यस क्लोज्ड सरफेस है तो इंटीग्रल ओवर यस एफ डॉट एन कैप, यहां लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डीएस बराबर होता है इंटीग्रल ओवर वी, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ डबल इंटीग्रल, ये काम वी और एस कर जाएंगे। ये बराबर होता है डाइवर्जेंस एफ और साथ में होता है डीवी। लेकिन अगर यहाँ पर देखो एफ वेक्टर है तो यहाँ एफ के प्लेस पर कर्ल एफ है, तो क्या हुआ? कर्ल एफ भी एक वेक्टर फंक्शन है, यानी हम यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बस जहाँ डाइवर्जेंस लिखा है यहाँ लिखा रहेगा डाइवर्जेंस कर्ल एफ, और आप सब जानते हैं वेक्टर आइडेंटिटी होती है, डाइवर्जेंस कर्ल एफ की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब बिना इवैल्यूएशन के इसका रिजल्ट होगा 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखा है कि द वैल्यू ऑफ क्लोज जो है कर्व है, ये क्लोज कर्व का साइन होता है r डॉट डी आर। अब ये सब चूंकि ग्रीन गॉस स्टोक थ्योरम के ही एप्लीकेशंस आपको बताए जा रहे हैं, तो r डॉट डी आर आप सोचो
तीनों का स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। तो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, इंटीग्रल ओवर सी क्लोज ही होता है, यहाँ होता है एफ डॉट डी आर इक्वल टू होता है इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। इस समय आपके पास जहां एफ है उसके प्लेस पर आर यूज है, इसका मतलब यहाँ आर, जहां एफ है वहां पर हो जाएगा आर, माने मुझे कर्ल आर चाहिए। तो कर्ल आर तो बहुत सिंपल सी बात है, आप ऐसे निकाल सकते हो, आई जे के कर्ल के कंपोनेंट्स हो जाएंगे और डिफरेंशियल ऑपरेटर के डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड एक्स वाई एंड जेड। आप इसका एक्सपेंशन करोगे, देखो ये कैंसिल हुआ, जेड का वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का जेड के रिस्पेक्ट में, यानी कुल मिलाकर ये जीरो आया, यानी इसका भी ऑप्शन जीरो ही सही है, माने ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है बाय स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर। तो बस स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा कि इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर बराबर होता है इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, ये होता है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें लिखा है नेबुला क्रॉस एफ, इसमें नेबुला, तो आप सब जानते हैं कि कर्ल को हम लोग नेबुला क्रॉस एफ लिखते हैं, ये इसकी डेफिनेशन ही होती है। तो अब इसमें इस तरह देखकर डरने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, माने स्टेटमेंट केवल है इस क्वेश्चन में। अगला लिखा है कि फॉर ए क्लोज्ड सरफेस यस द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब क्लोज्ड सरफेस के लिए अब देखो, जैसे अगर मान लो यहाँ पर कर्ल आर लिखा होता तब तो हम ये कह सकते थे कि यार ये तो उसका स्टेटमेंट है, माने किसका, स्टोक का। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देना चाहिए। आखिर में इतना बराबर कितने के होता है, ट्रिपल इंटीग्रल चाहे आप लिखो चाहे भी लिख दो, डाइवर्जेंस आर और डीवी। अब डाइवर्जेंस आर की वैल्यू कितनी होती है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है, डाइवर्जेंस आर आप देखो, डाइवर्जेंस आर का मतलब होता है आई डेल्टा एक्स जे कैप डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा जेड और डॉट डॉट होता है डाइवर्जेंस में एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब जब हम x के रिस्पेक्ट में आई डॉट आई एक होगा तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का 1 और z का भी 1, यानी कि 3, यानी यहां पर आपको केवल मिल गया 3dv, इसका इंटीग्रेशन आएगा 3v। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डीएस। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट ही होता है कि इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डीएस बराबर इंटीग्रल ओवर बी डाइवर्जेंस एफ डीवी। अब इसमें आप रिजल्ट देख ले, रिजल्ट में देखिए सब में नेबुला दिखाई पड़ रहा है, तो सबको पता है कि डाइवर्जेंस को हम लिख सकते हैं नेबुला डॉट एफ, क्योंकि यही स्टेटमेंट ही होता है उसका, ये डेफिनेशन होती है डाइवर्जेंस की। तो नेबुला डॉट एफ और डीवी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही है। तो स्टेटमेंट अगर याद है तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही था। अगला लिखा है कि बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, नहीं लिखा हुआ है फिलहाल, उतना अंडरस्टूड है। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको इसको इवैल्यूएट करना है और ऑप्शन दे दिया गया है। आगे लिखा है कि वेयर कैपिटल एस इज सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस है, जो यहाँ पर यस है वो क्या है, सरफेस ऑफ स्फीयर है। तो पहले हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इंटीग्रल ओवर यस एफ डॉट एन कैप डीएस बराबर इतने की वैल्यू होती है इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस एफ माने नेबुला डॉट, जो आपका ये लिखा है ए एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और सी जेड के कैप और फिर डीवी। आप जानते हैं इसमें डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो आई डॉट आई एक होगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में केवल ए एक्स का होगा, यानी केवल ए बचेगा। इसी तरह इसमें केवल बी और उसमें सी और फिर डीवी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ए प्लस बी प्लस सी जो है बाहर हो गया, इंटीग्रल ओवर बी डीवी, और इसका रिजल्ट आ गया वी। वी क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम है, और सबको पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई
और रेडियस का क्यूब, चूंकि रेडियस इसकी 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा। तो 4π/3a+b+c, और ऑप्शन आप इसमें देखें तो a + b, b + c, c + a, यानी कि इसमें एक भी नहीं सही है, तो ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दीज। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस ग्रीन स्टोक्स थ्योरम के और ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।